हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम इसकी विविध स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो विविध का पहला मैंने आप लोगों को करा दिया था, दूसरा तीसरा भी हो गए थे, है ना। अब हम करेंगे इसका प्रश्न नंबर चौथा। तो विविध का जो चौथा क्वेश्चन है उसमें हमें करना है, यदि एल्फा तथा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्यांक इस प्रकार हैं कि एल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस एल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0 है, तो सी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? हमें सी का मान निकालना है। तो देखो विविध का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें एक बहुपद पी एक्स दिया गया है। कुछ भी लिख लेना इसको, तो ऐसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और यहाँ है माइनस और माइनस सी के शून्यांक इस प्रकार हैं कि एल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0 हैं। तो C के मान निकालना है। किसका मान निकालना है? इस C का मान निकालना है कि C का मान क्या होगा। तो देखो इसको हम P का गुणा करके लिख लेते हैं। ठीक है, हल यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और ये हो जाएगा माइनस का P और ये तो है ही माइनस का C। ठीक है, तो देखो इसको तो हम C मान लेते हैं बराबर 0। तो देखो यहाँ से a का मान तो कितना है? 1 है भाई। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, x का गुणांक है माइनस p, यानी कि b का मान कितना है? माइनस के p, और c का मान है अपने पास माइनस के p माइनस c। आगे समझ में? तो ये a, b और c के मान अपने पास आ गए। अब देख हमने पढ़ा हुआ है कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। तो देखो शून्यांकों का योगफल यानी एल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटे में ए। तो b का मान माइनस p है और यहाँ एक पहले से ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा? p, और a का मान है अपने पास 1। तो कितना आ गया? एल्फा प्लस बीटा बराबर p आ गया, और एल्फा गुना बीटा बराबर होता है c बटे में a। तो ये भी कितना आ जाएगा? माइनस के p और माइनस के ही c, क्योंकि एक तो ये 1 है, तो माइनस p और माइनस c। ठीक है, तो ये अपने पास देखो एल्फा प्लस बीटा आ गया, कितना? p बटे में 1। तो ये अपने पास आ गए, कितना आ गए देखो। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया गया। तो देखो अगर ब्रैकेट या तो ब्रैकेट मत लगाओ, और अगर यहाँ ब्रैकेट लगाओ ना तो इसको प्लस कर देना। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ ये ब्रैकेट लगेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। और अगर ब्रैकेट हटाओ तो दोनों माइनस के हैं, ये तो आप लोग सब जानते ही हो, ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो देखो एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा दोनों के मान अपने पास आ गए। अब हमारे पास समीकरण जो है एल्फा प्लस 1 और एल्फा बीटा प्लस 1 है ना, बराबर 0 है। तो इनके अब हम गुना कर देते हैं। देखो एल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0। तो मैं इनके गुना करता हूं। देखो एल्फा का गुना बीटा से किया तो आएगा एल्फा बीटा। अब एल्फा का गुना 1 से करेंगे तो आएगा एल्फा, और 1 का गुना करते हैं बीटा से तो आएगा बीटा, और 1 का गुना करते हैं किससे? 1 से तो आएगा 1 आएगा बराबर 0। अब देखो अपने पास एल्फा और बीटा का मान ये रहा। अब ब्रैकेट हटा के लिख लेता हूं तो ये आएगा माइनस p और माइनस c, प्लस ये है एल्फा प्लस बीटा, इसका मान अपने पास है कितना? p, और प्लस में 1। ठीक है, तो देखो माइनस p से प्लस p कट गया, माइनस p से प्लस p कट गया, तो माइनस c, इस 1 को उधर ले जाता हूं माइनस 1, तो माइनस से माइनस कट गया, c बराबर आ गया अपने पास 1। c का मान कितना आया है? 1 आया है। देखो वही है
केवल इसका मैंने इसको गुना करके ऐसे लिख लिया, यहाँ से ए बी सी के मान लिखे, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है। तो b का मान है अपने पास माइनस के p, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a का मान अपने पास 1 है। फिर शून्यांकों का योगफल करते हैं हम, अल्फा गुना बीटा, तो ये होता है c बटे में a, तो c का मान है ये माइनस p और प्लस माइनस p प्लस c ब्रैकेट में अपॉन में a बटे में a, तो a का मान 1 है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर 0, मैंने इन दोनों का गुना किया तो ये समीकरण आ गया। इस समीकरण में अल्फा और बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी। चाहो तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 1 समीकरण 2, और यहाँ लिख देना कि समीकरण 1 व 2 से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान रखने पर, चाहो तो लिख देना समीकरण 1 व 2 से अल्फा बीटा व अल्फा प्लस बीटा के मान रखने पर। आगे समझ में? तो ये हो गया अपना चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5वां। तो देखो क्वेश्चन 5वां है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो मूल समान है और के का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कई बार कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0। मूल कैसे हैं? समान हैं, वास्तविक हैं, जब ही तो समान है। तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होता है? 0 होता है, तभी तो मूल वास्तविक व समान होते हैं। तो इसमें देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देते हैं, बी का मान है माइनस के, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 का गुना 1 और ये हो जाएगा 16 बराबर 0। ठीक है, तो इसे मैं a प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र से लिख लेता हूँ, इसको 4 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है ना। अब तो ये छोटी छोटी सी बात है, ये आपको देखते ही समझ में आ जानी चाहिए कि क्या हुआ है। आ रही है समझ में? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस 4 का होल स्क्वायर करके लिख दिया, a प्लस बी और a माइनस बी। ऐसा हम बहुत बार कर चुके हैं, अब इतना तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए। अब देखो एक बार तो k प्लस 4 बराबर 0, एक बार k माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से तो k का मान माइनस 4 आया और यहाँ से k का मान 4 आ गया। ठीक है, k का मान क्या आया? एक तो आया माइनस 4 और एक आ गया 4 प्लस माइनस 4। अब जो अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 1 है तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 तथा x स्क्वायर प्लस x प्लस b बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है तो ab का मान होगा। हमें किसका मान निकालना है? a और b का मान निकालना है। देखो कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 6, ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 तथा x स्क्वायर प्लस x तथा b बराबर 0 और x बराबर 1 है। एक इनका उभयनिष्ठ मूल है तो ए बी का मान होगा। किसका मान निकालना है हमें? ए और बी का मान निकालना है। तो बिल्कुल ही सरल है। देखो हमें दिया गया है x बराबर 1 और जो भी दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में वो कॉमन है। तो कुछ नहीं करना, हल करते हैं। दोनों समीकरणों में x बराबर a का मान रख देते हैं। ठीक है, हल।
x का मान समीकरण में रखने पर। ठीक है, तो देखो x का मान पहले इस समीकरण में रखते हैं। a 1 का स्क्वायर प्लस a 1 प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये तो हो गया a प्लस 3 बराबर 0। तो a और a हो गया 2a, इस 3 को मैं उधर ले जाऊंगा तो -3, तो a का मान आ जाएगा -3/2। इससे तो आया a का मान, अब हम इससे निकाल लेंगे b का मान। तो देखो अब दूसरे समीकरण में भी a का मान रख देते हैं, तो 1 का मान रखने पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b बराबर 0। तो देखो ये तो हो गया 2 प्लस b बराबर 0, तो b का मान कितना आया -2। और हमें निकालना किसका है, a गुना b। तो a b का मान क्या होगा, a का मान अपने पास है, b का मान है, दोनों का गुणा कर दो। तो a b बराबर -3/2 गुना -2। तो 2 से 2 कट गया, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ए बी बराबर आएगा 3। बिल्कुल सरल है। पहले समीकरण में ए का मान रखने, एक्स का मान 1 रखने पर तो आया ए का मान -3/2। दूसरे समीकरण में एक्स का मान 1 रखने पर बी का मान आया -2। दोनों का गुना कर दिया तो अपने पास आ गया 3। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हो गया ये अपना हो गया छठा क्वेश्चन कंप्लीट। 7वां क्वेश्चन है का विविक्तीकर होगा। देखो विविक्तीकर पूछ रहा है द्विघातीय समीकरण का। तो विविक्तीकर का क्या मतलब है, मैंने आप लोगों को बताया हो विविक्तीकर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। उसी फॉर्मूले का एक हिस्सा है, किसका, श्रीधराचार्य सूत्र का। जो पार्ट अंडर रूट में आता है ना, उसमें से अंडर रूट हटा दो तो वो d बराबर b² - 4ac हो जाता है, उसे ही हम विविक्तीकर कहते हैं। तो उसमें यही पूछा है, तो बिल्कुल सरल है। विविक्तीकर तो आप लोग को सबको निकालना आता ही है। तो देखो 7वां सवाल है, 3 √3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविक्तीकर होगा। विविक्तीकर होगा यानी कि मान पूछा है, विविक्तीकर यानी d बराबर पूछा है कि d बराबर b² - 4ac का मान क्या होगा। तो देखो a का मान है अपने पास 3 √3, b बराबर है 10 और c बराबर है √3। a का मान ये होता है, b का मान ये होता है और c ये होता है। यानी a तो होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c अपनी कांस्टेंट यानी कि अचर राशि। तो देखो मान रख देते हैं b², 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 - 4 गुना 3 √3 गुना √3। ठीक है, a का मान 3 √3 और c का मान √3। तो 100 में से माइनस करेंगे कितना, देखो 3 गुना √3 गुना √3 3 हो जाता है। कितना हो जाता है 3। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 चौके 36। तो d बराबर आ गया 100 - 36 बराबर 64। तो विविक्तीकर का कितना मान आया है, विविक्तीकर का मान अपने पास आया है 64। विविक्तीकर को हम d से ही लिखते हैं, मैंने बताया था ना, इसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए इसे d से लिख लेते हैं विविक्तीकर को। ठीक है, तो d बराबर आ गया 64। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 7वां कंप्लीट। 8वां है कि मूलों की प्रकृति है। तो मूलों की प्रकृति भी हम इससे ही जानते हैं भाई। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र भी क्या है, यही है, d बराबर b² - 4ac। इसी से मूलों की प्रकृति जानते हैं। तो अगले क्वेश्चन में मूलों की प्रकृति जाननी है, तो ऐसे ही जान लेंगे जैसे इसको हमने हल किया है ना। तो 4x²
-12x - 9 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति भी हम विविक्तीकर से ही जानते हैं, v² - 4ac। देखो a का मान कितना है 4, b का मान है -12 और c का मान है -9। तो देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जब c का मान माइनस में होता है ना, तो मूल कभी भी काल्पनिक नहीं होते। मूल हमेशा कैसे होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं। और ज़्यादातर चांस होते हैं डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, है ना, कि मूल कैसे हैं, वास्तविक एवं अलग अलग या भिन्न भिन्न। तो देखो हल करते हैं। 12 -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, -4 गुना 4 करेंगे तो 16। देखो 4 यहाँ माइनस है, 4 गुना 4 तो हो जाएगा 16। 16 का गुना करेंगे -9 से, तो d बराबर 144। देखो ये गुना करेंगे जब माइनस का आएगा, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लो गुना -9। नहीं हो समझेंगे कि 16 में से 9 को माइनस कर रहे हैं ना। तो देखो कितना होता है, 151 होता है, सॉरी 151 क्यों, 144, क्योंकि देखो 16 दाई के 160, तो 160 में से कितने घटा लो, 16 घटा लो तो 144 ही हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो अब इनको माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये जुड़ जाएगा। d बराबर कितना हो जाएगा, 188। आगे बात समझ में। तो ये जो है कैसा है नंबर, d बड़ा है किससे, 0 से। d बड़ा है ना 0 से, तो मूल की प्रकृति क्या होगी, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हैं। कैसे हैं, मूल वास्तविक हैं एवं भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। ये 288 है ना, 8 8 और 1 और 1 2। तो d 288 जो कि 0 से बड़ा है। हमें तो बस मूलों की प्रकृति जाननी है ना, तो मूलों की प्रकृति 0 से बड़ा है, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। तो जब भी ये c का मान माइनस में आ जाए ना, तो इसको देखते ही समझ जाना चाहिए कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी और भिन्न भिन्न होगी। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 है, व्यंजकों का HCF ज्ञात करो। हमें HCF ज्ञात करना है 90 में, ठीक है। तो HCF ज्ञात करना हमने अभी अभी सीखा है। किस किस का करना है, 8a² b² और c और 20 a⁻3 ab⁻3, क्या है, ab⁻3 और c⁻2, यही है ना, c⁻2। और इनका हमें क्या याद करना है, HCF, ठीक है। HCF जानते हो आप, में से, सॉरी हाँ, में से महत्तम समापर्त, ठीक है ना। तो देखो HCF 8 का करेंगे 2 गुना 2 गुना 2। a² का क्या होगा, a गुना a, b² का होगा b गुना b और c का होगा c, ठीक है। ऐसे ही कर लेते हैं 20 के। तो 2 का भाग दिया आएगा 10, फिर 2 का भाग दिया 5 का 5 का भाग। a b⁻3 है तो b गुना b और c⁻2 है 2, ठीक है। अब जो दोनों में कॉमन है ना, यानी जो दोनों में उपस्थित है जितनी जितनी बार, उसको उतनी उतनी बार लिख लेते हैं। तो देखो एक जोड़ा तो ये बन गया HCF बराबर 2, एक जोड़ा ये बन गया गुना 2। अब यहाँ कोई जोड़ा नहीं बन रहा, ना तो 2 है ना 5 है ना, तो ना 5 लिखेंगे ना 2 लिखेंगे। तो a का जोड़ा कितनी बार है, 1 बार है,
बी का जोड़ा देखो, एक तो ये बन रहा और एक ये बन रहा, दो जोड़े बन गए बी के, यानी कि बी गुना बी, और एक जोड़ा बन गया सी का, तो गुना सी। ठीक है, जो दोनों में उपस्थित होता है ना जितनी जितनी बार, उसको उतनी उतनी बार लिख लेते हैं। तो HCF बराबर 2 दूनी 4 AB स्क्वायर सी, ये हो गया 90 का आंसर, 4AB स्क्वायर और सी। 10वां प्रश्न है x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? LCM। तो देखो x स्क्वायर माइनस 1 एवं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो अब इनके हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो वही a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, कई बार लिख चुके हैं हम इसको ना। तो इसके गुणनखंड तो क्या होंगे? x प्लस 1 और x माइनस 1 एवं इसके गुणनखंड क्या होंगे? देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस 2x को मैंने x प्लस 1 लिख दिया। देखो गुणा करने पर कितना आ रहा है? इन दोनों के गुणा के बराबर x स्क्वायर, और जोड़ने पर हो गया 2x। तो देखो x कॉमन लिया, x प्लस 1 बच गया, 1 कॉमन लिया, x प्लस 1 बच गया। तो अपने पास यहाँ से आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, या फिर x प्लस 1 और x प्लस 1 ऐसे लिख दो। ठीक है, LCM देखते हैं। LCM तो देखो x प्लस 1 और x प्लस 1 पर यहाँ एक बार और है, तो सबसे बड़ी घात लिखते हैं अपन। तो देखो एक तो आएगा x माइनस 1 और एक आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें इन दोनों से भाग चला जा सकता है, इससे भी चला जाएगा और इससे भी चला जाएगा। इसके मतलब इससे यहाँ से भी चला जाएगा, देखो इसमें ये देंगे तो ये बच जाएगा, और इससे इसमें भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, है ना। तो यहाँ इन दोनों को लिखेंगे क्योंकि सबसे बड़ी घात लिखते हैं हर एक उसकी। तो x प्लस 1 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, और x माइनस 1 की सबसे बड़ी घात है 1, तो x माइनस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। अब है 11वां। इसमें हमें LCM, देखो इतने तथा इतने का LCM है तो HCF होगा। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल सा ही क्वेश्चन है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्यारहवा है 6x स्क्वायर y स्क्वायर y की घात 4 है। क्या है? y की घात 4 तथा 10xy स्क्वायर। क्या है? 10xy स्क्वायर। इनका LCM दिया गया है। क्या दिया गया है? LCM। LCM बराबर दिया गया है 30x स्क्वायर y की घात 4, और HCF हमें निकलवा रखा है। LCM दिया है और HCF निकलवाया। देखो वैसे तो बेवकूफ़ी है ये, LCM देने की क्या ज़रूरत थी। LCM ना भी देते तो हम तो HCF निकालना जानते हैं, HCF निकाल लेते। पर अब इसने LCM दिया है तो इसका मतलब है कि हमें अलग तरीके से इसको करना होगा। अगर LCM नहीं दिया होता तो हम जैसे HCF कर रहे थे ना, ऐसे ही कर लेते, क्या दिक्कत थी। पर अब जब LCM दिया है तो उसका उपयोग कर लेते हैं, क्या जा रहा है जब दिया ही है। तो देखो हमें पता है कि जैसे ये कोई भी दो समीकरण कौन कौन से हैं, एक ux है और एक vx है। इनका गुणनफल किसके बराबर होता है? LCM गुना HCF के बराबर होता है। तो देखो 6x स्क्वायर y की घात 4 प्लस 10xy गुना आएगा। क्या आएगा? गुना, बराबर LCM कितना दिया गया है? 30x स्क्वायर y की घात 4 गुना HCF। ठीक है,
तो देखो इन दोनों का गुना करते हैं तो ये तो हो जाएगा 60 x की घात 3 और y की घात 6। उसमें एलसीएम से भाग दे देते हैं तो HCF बराबर आ जाएगा। देखो इन दोनों को गुना किया, एलसीएम का इसमें भाग दिया तो HCF का मान आ जाएगा 30 x² y की घात 4। तो देखो ये तो कट गया 2 बार, यहाँ बचेगा एक x और यहाँ बचेंगे y²। तो अपना आंसर आएगा 2xy²। ठीक है। और अगर हम वैसे निकालते जैसे हम पहले निकाल रहे थे उस हिसाब से, अगर एलसीएम नहीं दिया होता ना तो हम ऐसे निकालते। देखो 6x² के गुणनखंड करते 2 गुना 3 गुना x गुना x गुना y गुना y गुना y गुना y, फिर करते 10 के तो ये होता 2 गुना 5 गुना x गुना y गुना में y। अब जो दोनों में कॉमन है उससे अपना HCF हो जाता। देखो 2 3 और 5 तो लिखते नहीं, एक बार x है तो एक बार x, 2 बार y है तो y²। देखो अब भी HCF यही आया है, तब भी HCF यही आता। ठीक है। तो एलसीएम दिया है तो उसका उपयोग करना जरूरी है ना। अगर नहीं दिया होता तो हम ऐसे ही कर लेते, पर जब दिया हुआ है तो फिर हम उसे इस हिसाब से करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हो गया 11। तो मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखवा रहा है 12वें क्वेश्चन में। ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन तो सरल है, श्रीधराचार्य सूत्र आप लोगों को आता ही है, -b प्लस -b² -4ac बटे में 2 है। ये है श्रीधराचार्य सूत्र जो 12वां क्वेश्चन में पूछा गया। 13वां पूछा गया है ax² प्लस by है ना प्लस c बराबर 0 विविक्तिकर का व्यापक रूप लिखकर मूलों की प्रकृति समझाइए। तो मूलों की प्रकृति समझानी है आपको, है ना। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, अगर b² - 4ac बड़ा है 0 से तो मूल कैसे हैं, वास्तविक एवं भिन्न। b² - 4ac यानी 4ac बराबर है 0 के तो मूल वास्तविक एवं समान, और छोटा है 0 से तो मूल काल्पनिक हैं यानी कि वास्तविक नहीं है। तो 13वां क्वेश्चन भी आप लोगों को कर लेना है, और आगे के जितने क्वेश्चन कर सकते हो करना, मेरे को बताना। बताते तो हो नहीं यार, मज़ा नहीं आता ऐसे ना। तो बताओ तो सही, अगर देख रहे हो वीडियो तो कौन कौन से क्वेश्चन कर रहे हो, कौन कौन से नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट में कराएंगे, बताना कमेंट करके कौन कौन से कर लिए। ठीक है।